और नया सवेरा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात नेपाल की भीषण प्राकृतिक आपदा और त्रासदी की। तिब्बत की सीमा के निकट मध्य नेपाल के जिलों में कल सुबह अचानक आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई और करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिक समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल में कल सुबह आई भीषण बाढ़ का कारण भूकंप नहीं था, ये भूस्खलन के कारण हुआ। ये बात कल देर शाम अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण USGS ने स्पष्ट किया। नेपाल के समय अनुसार सुबह 8:37 पर नेपाल चीन सीमा के पास काठमांडू के उत्तर में कंपन महसूस किया गया था। शुरुआत में USGS ने इसे 4.4 तीव्रता का भूकंप बताया था। उसी समय पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर लहिंडे खोला नदी पर गिर गया और ये नदी भोते कोशी नदी की सहायक नदी है जो चीन से निकलकर नेपाल में बहती है। भूस्खलन इतना शक्तिशाली था कि इसके कारण फ्लैश फ्लड आ गया, जिसमें 160 से अधिक लोगों की मौत हो गई। बाद में इस भूस्खलन को 5.2 तीव्रता के भूकंप के बराबर प्रभाव वाला बताया गया। तो ड्रोन से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें बेहद ही भयावह है। कई गांव जलमग्न हो गए हैं और उनका नामो निशान नहीं रहा है। ड्रोन की तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि ये त्रासदी कितनी बड़ी है। अब तक 157 लोगों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। और कितने लापता है, इसमें 750 लोग लापता अभी फिलहाल बताए जा रहे हैं, लेकिन ये भी आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ भावना, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं लगातार, वो तस्वीरें वाकई में डराने वाली हैं, क्योंकि पीछे सैलाब है और सैलाब के सामने, सैलाब के आगे दौड़ती हुई जिंदगियां हैं। ये तमाम सारी ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि नेपाल की भयानक जल प्रलय की दास्ता को बयां करती है। नेपाल में भोटेकोशी नदी में बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ा, जिससे तिब्बत से लगे रसुआ और धादिंग जिले प्रभावित हुए। नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित लहंजे खोला नदी में पानी बढ़ने और चट्टाने खिसकने के कारण रसुआ जिले के सीमावर्ती शहर तिमुरे में भोटेकोशी के जरिए त्रिशूली नदी में भीषण बाढ़ आ गई। तिब्बत से अचानक आई भीषण बाढ़ से नेपाल में इस हादसे में अब तक कम से कम 157 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि बाढ़ के बाद कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। बाढ़ का पानी नदी के रास्ते नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपरासी पूर्व जैसे अन्य जिलों में भी फैल गया। साथ ही राजधानी काठमांडू से लगभग 70 से 200 किलोमीटर दूर तक के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं कि नेपाल के कौन से वो प्रभावित जिले हैं जो इस में क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसमें तनहू है, नवलपरासी ईस्ट है, इसके साथ रसुआ है और भी कई ऐसे इलाके हैं जो जिसमें नुवाकोट भी है, धादिंग है, गोरखा है, चितवन है। ये नेपाल के वो प्रभावित जिले हैं जो बुरी तरीके से इसमें क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तो भारी नुकसान इस समय नेपाल को हुआ है। और आपको बता दें कि नेपाल में लापता हुए करीब 500 लोगों में कम से कम 133 भारतीय और 37 अप्रवासी भारतीय शामिल हैं। इनमें से कम 50 भारतीय कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तीर्थयात्री हैं। गैर लाभकारी संस्था ईशा फाउंडेशन ने बताया कि उसके 77 सदस्य लापता हैं जो एक आव्रजन केंद्र पर मौजूद थे, जबकि संस्था के 495 लोग सुरक्षित लौट आए हैं। बाद में नेपाल सरकार ने कहा कि इस इमिग्रेशन केंद्र के कर्मचारियों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तमिलनाडु के अधिकारियों ने बताया कि लापता 37 पर्यटक तंजावुर के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश और केरलम समेत कई अन्य भारतीय राज्यों ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, क्योंकि उन्हें आशंका है कि नेपाल में फंसे लोगों में उनके राज्य के निवासी भी हो सकते हैं। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने अचानक आई बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों की मदद और जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। एक्स पर एक पोस्ट में ये लिखा गया है कि लोग +977 985 131 6807 या फिर +977 970 910 7500 पर संपर्क कर सकते हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने भी मदद के लिए टोल फ्री आपातकालीन नंबर 1234, हॉटलाइन नंबर 1144 और पर्यटक पुलिस का नंबर 9851289445 जारी किया है।
बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने भी हेल्पलाइन नंबर 008618511428 4905 जारी किया है, जिस पर व्हाट्सएप के जरिए भी संपर्क किया जा सकता है। भारतीय और अप्रवासी भारतीयों के लिए अलावा लापता हुए बाकी पर्यटक 2 दर्जन से ज्यादा देशों से हैं, जिनमें अमेरिका, मलेशिया, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड शामिल हैं। यूक्रेन के 53, ऑस्ट्रेलिया के 34, मलेशिया के 17, ब्रिटेन के 12, दक्षिण कोरिया के 8, दक्षिण अफ्रीका के 4, अमेरिका के 3, पुर्तगाल के 2 और ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के 1-1 नागरिक लापता है। कुछ अन्य पर्यटकों की नागरिकता की पुष्टि नहीं हो पाई है। और वहीं नेपाल में अलग अलग जगहों पर 80 सुरक्षाकर्मी भी लापता हो गए हैं, जिनमें नेपाल सेना के 44 जवान भी शामिल हैं। नेपाल के प्रभावित इलाकों के अलग अलग हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इनमें से 30 लोगों का इलाज काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में चल रहा है। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन नेपाल यानी कि IIPPAN के एक बयान के अनुसार अचानक आई बाढ़ से नोवाकोट और रसुआ जिले में कुल 354 मेगावाट क्षमता वाली 8 चालू जल विद्युत परियोजनाएं और 5 निर्माणाधीन परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हुई है। बाढ़ से क्षतिग्रस्त प्रमुख चालू जल विद्युत परियोजनाओं में 111 मेगावाट की रसुआ गढ़ी जल विद्युत परियोजना, 78 मेगावाट की संजैन खोला जल विद्युत परियोजना और 60 मेगावाट की अपर त्रिशूली 3A परियोजना शामिल है। और नेपाल की रसुआ और अन्य प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की अध्यक्षता में हुई एक आपात बैठक के बाद प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत कार्य के लिए नेपाल सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना और उनके परिवारों के प्रति सहानुभूति जताई। साथ ही इस दुखद घटनाओं में घायल हुए लोगों के जल्द ठीक होने की भी कामना की है। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित लोगों को हर जरूरी मदद देने का निर्देश दिया। नेपाल सेना ने अचानक आई बाढ़ के बाद खोज और बचाव अभियान चलाने के लिए 12 हेलीकॉप्टर तैनात किए। रसुआ जिले के स्याफ्रुबेसी से 6, मलूंग से 2 और धुचे से 4 लोगों को बचाया गया। नेपाल सेना ने त्रिशूली स्थित सैन्य प्रशिक्षण केंद्र संख्या 1 में एक उपचार केंद्र भी स्थापित किया है, जहां सेना के चिकित्साकर्मी प्रभावित लोगों को आपात चिकित्सा सहायता दे रहे हैं। आपात चिकित्सा बचाव दल से लैस सेना का एक MI-17 हेलीकॉप्टर भी त्रिशूली के जिला अस्पताल की ओर भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के अपने समकक्ष बालेन्द्र शाह से फोन पर बात की है और उन्हें हालात से निपटने के लिए हर संभव मानवीय मदद का भरोसा भी दिलाया है। नई दिल्ली ने पड़ोसी देश को राहत सामग्री की पहली खेप भेज दी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पहली खेप जा चुकी है और नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ और तबाही के बीच भारत ने मानवीय सहायता का हाथ बढ़ाते हुए करीब 10 टन राहत सामग्री और जरूरी दवाइयां भेजी हैं, जो वहां पहुंच चुकी हैं। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने बाढ़ प्रभावित देश में बचाव और राहत कार्यों के लिए हर संभव मानवीय सहायता की पेशकश करने और एकजुटता व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है और भारत ने एक तरीके से, जैसा कि भारत का लगातार प्रयास रहा है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर नेशन के तौर पर भारत ने सहायता भेजी है। और आपको बता दें कि 10 टन राहत सामग्री भारत की ओर से भेजी गई है और इस राहत सामग्री के भेजने के बाद में नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत सरकार और भारत के नागरिकों का आभार जताया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पहली खेप आज सुबह भेजी गई है और पड़ोसी देश नेपाल में जिस तरीके की मदद की उम्मीद नेपाल कर रहा था, उसके लिए पहली मदद जो है हमारे पड़ोसी देश भारत की तरफ से जो है वो भेजी गई है। वहीं नेपाल से सटे तिब्बत की सीमाई इलाके में 3 लोगों की मौत हुई है और 265 लोग इस समय लापता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लापता लोगों की तलाश और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया। आपातकालीन राहत कार्यों में मदद के लिए पीपल्स आर्म्ड पुलिस की शिगाजी टुकड़ी के कुल 145 अधिकारियों और जवानों को प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्र में भेजा गया है।
शी जिनपिंग ने खतरे वाले इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकालने और घायलों को समय पर इलाज मुहैया कराने को कहा है ताकि जनहानि कम से कम हो। उन्होंने निगरानी और अग्रिम चेतावनी व्यवस्था को मजबूत करने, वैज्ञानिक तरीके से बचाव अभियान चलाने और बाढ़ के बाद पैदा होने वाली अन्य आपदाओं से बचाव पर भी जोर दिया। स्थानीय सरकार ने उन आपदा प्रभावित इलाकों में कर्मियों को भेजा है जहां संचार संपर्क टूट गया है। तो भारत ने 10 टन राहत सामग्री भेजी है और नेपाल में जो जल प्रलय है वो वाकई में दुखद है, डराने वाला है और बहुत ही तकलीफ देने वाला भी है। और भारत ने लगातार ये कोशिश की है कि वो हर संभव सहायता दे सके। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन। अखिलेश, नेपाल का ये जो जल प्रलय है, ये तस्वीर जो है वो डराने वाली है और भारत ने एक तरीके से फर्स्ट रिस्पॉन्डर नेशन के तौर पर राहत सामग्री भेजी है, मदद का हाथ बढ़ाया है। तो कुल मिलाकर के सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर इस घटना के पीछे की बड़ी वजह क्या है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये भारत के साथ साथ पूरी दुनिया जानना चाहती है कि जिस तरीके से लोग जल प्रलय के सामने बेबस और लाचार नजर आए, तो उसके पीछे की बड़ी वजह क्या समझी जाए? देखिए, एक तो बड़ी वजह बहुत सारे लोग इस बात का खुलासा नहीं कर पा रहे हैं, नहीं उस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि क्या बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन निश्चित तौर पे एक जो मामला सामने आ रहा है कि तिब्बत में एक सुपर ग्लेशियल लेक है चीन का, और उस ग्लेशियल लेक में अचानक वहाँ पे सिल्टिंग शुरू हुई, डिसिल्टिंग शुरू हुई, और उसके बाद से वो जो मेन स्ट्रीम जो नदी है, उस नदी में पानी का अचानक दबाव बढ़ा और उसकी वजह से नेपाल में पानी आ गया। इस बात की आशंका न तो नेपाल को थी कभी, और न ही चीन ने इसके बारे में सूचना दी नेपाल को कि इस तरह का कोई मसला उत्पन्न हो सकता है। तो देखिए, एक सूचनाओं का आदान प्रदान एक बहुत बड़ा मामला होता है। दो देशों के बीच में जो नदियां होती हैं, उन नदियों में किस तरह से ऊपरी जो अपर रेपेराइन जो नदी है, उन नदियों की क्या स्थिति है, इस बात की लगातार सूचना नीचे वाले जो देश है जिसमें उन नदी के पानी जाते हैं, उनको सूचना दी जाती है। अब इस बात का पता नहीं है कि क्या चीन ने इस बात की जानकारी नेपाल को दी थी या नहीं दी थी। अब ये बाद में पता चलेगा कि किस हद तक कोऑर्डिनेशन था नेपाल और चीन के बीच में, क्योंकि देखिए ये रास्ता वह भी है जिसमें कि कैलाश मानसरोवर के यात्री भी जाते हैं, और जो ईसा फाउंडेशन के यात्री जो जा रहे थे, माना यही जा रहा है कि वो उसी रास्ते पे जा रहे थे। तो ये काफी संवेदनशील रास्ता है और काफी संवेदनशील इलाका है, रिस्क है लोगों का, और इस रास्ते पे तो मुकम्मल जानकारियों का आदान प्रदान होते रहना चाहिए था। हर सेकंड पर जानकारियों का आदान प्रदान होते रहना चाहिए था, ताकि जो नीचे वाले जो इलाके हैं, उन इलाकों को पहले से ही सावधानी के बतौर खाली कराया जा सके। तो यह अब नेपाल सरकार बताएगी कि किस तरीके से उनको कोऑर्डिनेशन मिला था चीन से, लेकिन इसका असर निश्चित तौर पे चीन के अंदर भी पड़ा है। चीन के अंदर भी बताया जाता है कि क्षति काफी हुई है। तो अब कुछ दिनों में पता चलेगा कि असली कारण क्या था। लेकिन एक बार जब पानी उतरता है, तो पानी उतरने के बाद वो रुकता नहीं, वो फैलता चला जाता है। और हम जब देख रहे थे कि जिस तरीके से धार से वो नदी का पानी आ रहा था, उस नदी के पानी में एक निश्चित तौर पे एक डिवास्टेटिंग कैपेसिटी थी, और उस डिवास्टेटिंग कैपेसिटी के कारण जो हुआ है कि नदी की तराई में रहने वाले जो मकान हैं, जो इलाके हैं, वो सारे इलाके जो है उससे दुष्प्रभावित हुए। अखिलेश, अब भारत सामने आया है, पहली खेप जा चुकी है, साथ ही नेपाल में जो भारतीय दूतावास है वो भी सक्रिय हो गया है। हेल्पलाइन नंबर्स यहाँ जारी किए जा रहे हैं। कई लोगों की यहाँ मौत की खबर है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, और कितने लापता है इसका तो डेटा अभी खंगालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से जल प्रलय आया है, ऐसे में पटरी पे लौटने के लिए नेपाल को बड़ा समय लगने वाला है। देखिए, निश्चित तौर पे ये जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो वो अपने पीछे बड़े निशान दाग छोड़कर जाती हैं, और ये पूरा इलाका जो है, ये पूरा इलाका कह सकते हैं कि बिल्कुल इस तरह से हो गया है कि अभी न वहाँ मोबाइल का संपर्क हो पा रहा है। कई जगह ये भी बोला जा रहा है कि हेलीकॉप्टर वहाँ उतर नहीं सकता। इस तरह के इलाके हैं, इसलिए पैदल टुकड़ियाँ बनाई गई हैं, पैदल टीमें बनाई गई हैं कि वो जाकर उस इलाके का जायजा लें, उस इलाके में जो भी मिलता है उनको
बॉडी मिलती है, क्या भी कोई भी सूत्र मिलता है उसे बताएं। निश्चित तौर पे एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कर रहा है नेपाल। भारत ने भी ऑफर दिया है कि जो भी जरूरत होगी भारत उसके लिए करने के लिए तैयार है। नेपाल में पहले भी भूकंप आया था, आपको याद होगा, तो उस भूकंप में भी भारत की एनडीआरएफ की टीम जाके नेपाल को काफी सहायता पहुंचाई थी। तो निश्चित तौर पे जब भी जैसा भी नेपाल की जरूरत होगी, नेपाल भारत से अनुरोध करेगा तो नेपाल निश्चित तौर पे भारत की तरफ से वो सहायता दी जाएगी। इस बीच में भारत ने जो राहत सामग्रियां हैं जो अचानक जरूरत पड़ती है किसी भी डिजास्टर के बाद, जैसे टेंट की जरूरत पड़ती है, खाद्य सामग्रियों की जरूरत पड़ती है, दवाओं की जरूरत पड़ती है, बिछावन की जरूरत पड़ती है, सारी चीजें भेजी गई है और तुरंत कल ही ये सारी चीजें भेज दी गई हैं। तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के बीच में जो बात हुई है, वो बात के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह की आपको मदद चाहिए भारत करने के लिए तैयार है। वहां हमारे राजदूत हैं नवीन श्रीवास्तव, उन्होंने ये राहत सामग्रियां सौंपी है वहां के कल्चर मिनिस्टर को। और विदेश मंत्रालय में एक रैपिड एक्शन टीम है। देखिए बताएं कि रैपिड एक्शन टीम बहुत ही तत्परता से ये सारे काम करने में माहिर हो गई है। दुनिया में जहां भी आप तुर्की का भूकंप देखें, आप कहीं वेनेजुएला में अभी आया भूकंप, उसके पहले नेपाल में, ये सारे जो इतने ट्रेंड हमारे प्रोफेशनल्स हैं जिनका की कोऑर्डिनेशन है जो है एनडीआरएफ के साथ, जिनका कोऑर्डिनेशन है मेडिकल टीम के साथ, जिनका कोऑर्डिनेशन है सप्लाई, जो सामान की सप्लाई करने वाले जो टीम है उनके साथ, ये त्वरित इस तरह की कार्रवाई करते हैं। तो भारत ने इस बात का पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि नेपाल को जिस तरीके की जरूरत हो नेपाल भारत से कहेगा, भारत तुरंत उसकी मदद करने के लिए तैयार है। अखिलेश, देखिए भारत ने जिस तरीके से फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स नेशन के तौर पर मदद का हाथ बढ़ाया है, वो सिर्फ नेपाल के लिए नहीं, हमने देखा कि फिर चाहे बात श्रीलंका की हो, फिर चाहे बात इंडोनेशिया की हो, या दुनिया के किसी भी प्रभावित देश में जब इस तरह की आपदा से कोई प्रभावित होता है तो भारत का लगातार ये प्रयास होता है कि वो सबसे पहले मदद के तौर पर हाथ बढ़ाने वाला और संकट के समय में साथ खड़ा रहने वाला देश बने। ये कितना बड़ा संदेश दुनिया को जाता है? देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है दुनिया के लिए और भारत के अपने लिए भी। देखिए भारत अपने लिए भी ये संदेश रखना बहुत जरूरी है। हम इस इलाके के सबसे बड़े देश हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और हम दुनिया में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। हमारा जो तकनीकी विकास है काफी एडेक्वेटली जो बोलते हैं कि काफी हमने एक स्तर पाया है। तो उस सारे उसमें हमको दुनिया के सामने इस बात को कहने की जरूरत नहीं होती, हम साफ साफ दिखाते हैं कि हम किस तरीके से जो जरूरतमंद होते हैं, चाहे वो मालदीव में पानी की कमी हो या जैसा कि आपने बताया श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, यहाँ तक कि दूर में वेनेजुएला में, काफी दूर है वेनेजुएला, यहाँ वहां पर भी कोलंबिया में, और नेपाल और बांग्लादेश भूटान की तो बात ही छोड़ दीजिए। हर जगह भारत की ने अपनी जिम्मेदारी का परिचय दिया और भारत मानता है कि वो जिम्मेदार एक देश है और भारत इसीलिए भारत की कैपेसिटी बढ़ना भी बहुत जरूरी है और भारत इसीलिए आपसे अपनी कैपेसिटी भी बढ़ाता है। हिंद प्रशांत में भारत के जो शिप्स हैं वो शिप्स भी लगातार जो है इस तरह के रिलीफ कार्यक्रम में तात्कालिक तौर पे अगर कहीं राहत की जरूरत हुई, बचाव की जरूरत हुई तो उसके लिए लगातार हमारे शिप्स जो है मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। चाहे सूचनाओं का आदान प्रदान हो, चाहे तात्कालिक तौर पे बचाने की जरूरत हो, हमारे नेवी शिप्स में है वहां भी प्रोफेशनल ट्रेन प्रोफेशनल होते हैं। तो ये जो है भारत का एक विशिष्टता है और भारत ने इस जिम्मेदारी को अपने अंदर लिया है कि हम इस इलाके के ही नहीं बल्कि जहां भी जरूरत होगी वहां भी हम मानवीय सहायता के लिए मदद करने को तैयार रहेंगे। बिल्कुल, और भारत सरकार ने कहा भी है कि अगर आगे भी नेपाल को जरूरत हुई तो भारत सरकार लगातार प्रयास करेगी कि उसके साथ खड़ी हो और जहां जो मदद पहुंचाने की जरूरत होगी भारत उसके लिए लगातार खड़ा रहेगा। लेकिन अब ये बड़ा सवाल है कि नेपाल को खड़े होने में और पटरी पर आने में जरूर समय लगेगा, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।